हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस ज्योग्राफी के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं महासागर मतलब ओशियन को। ओशियन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है और हमारी अर्थ पर जो प्रमुख महासागर हमको देखने को मिलते हैं, ओशियन देखने को मिलते हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओशन। तो देखिए फ्रेंड्स, अरबों साल पहले जब हमारी पृथ्वी बनी थी तब यह बहुत ही हॉट थी, गर्म थी और पूरी तरीके से पिघली हुई मतलब मोल्टन अवस्था में थी। इसका मतलब है कि पृथ्वी की सतह पर चट्टानें और धातुएं जो थी, मेटल जो थी, वो इतनी गर्म थी कि वो पिघल कर लावा की तरह तरल बन गई थी। उस समय पृथ्वी जो है वो सॉलिड स्टेट में नहीं थी। जैसे जैसे समय बीतता गया हमारी अर्थ धीरे धीरे ठंडी होने लगी और इस ठंडक के कारण इसकी बाहरी सरफेस पर सॉलिड लेयर बनने लगी, जिसे हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं। यही वह समय था जब हमारी पृथ्वी की सतह बनी और धीरे धीरे यह रहने लायक हो गई। अर्थ के क्रस्ट बनने के बाद अर्थ के अंदर से गैसेस और वाटर वेपर निकलना शुरू हुआ। ये वाटर वेपर कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करता है और इस कारण से अर्थ पर कई मिलियन ईयर्स तक पानी गिरता रहा और यह पानी अर्थ की सरफेस पर भर गया। बाद में टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के कारण कई सारे कॉन्टिनेंट्स बने। इन सभी कॉन्टिनेंट्स के बीच में कई सारे ओशियंस भी हमको देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, जो ओशियन होते हैं वो दुनिया के सबसे बड़े वाटर बॉडीज होते हैं, जो अर्थ का अप्रॉक्सीमेट 71% पार्ट जो है वो कवर करते हैं। ये काफ़ी गहरे, डीप होते हैं और बड़े होते हैं। अर्थ पर 5 मेन ओशियन हैं, महासागर हैं। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउथर्न मतलब अंटार्कटिक ओशन एंड आर्कटिक ओशन। ओशियन महासागरों का जो टेम्परेचर होता है और सैलिनिटी होता है, मतलब इनमें जो सॉल्टीपना होता है, नमक का स्तर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ये सभी अर्थ के क्लाइमेट और वेदर पैटर्न को कंट्रोल करते हैं। आपको समझ में आया होगा कि ओशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ और हमारी अर्थ पर मेन ओशन जो है, 5 ओशन, वो कौन कौन से हैं। आगे बात करते हैं कि समुद्र, सी और ओशन में क्या डिफरेंस होता है। तो जो समुद्र होते हैं, सी होते हैं, वह भी एक बड़ी वाटर बॉडी होती है, लेकिन यह साइज में ओशन से छोटे होते हैं। इनका कुछ पार्ट लैंड से घिरा हुआ होता है। ये अक्सर किसी ओशन का पार्ट होते हैं, जैसे कि मेडिटेरियन सी जो कि अटलांटिक ओशन का पार्ट है। समुद्र अक्सर कम गहरे होते हैं और टेम्परेचर में भी डिफरेंस हमको देखने को मिलता है क्योंकि ये लैंड के पास होते हैं। तो आपको ओशन एंड सी में क्या डिफरेंस होता है समझ में आया होगा। चलिए एक एक करके सभी 5 महासागर मतलब ओशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पैसिफिक ओशन की। तो पैसिफिक ओशन, जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशन है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पैसिफिक ओशन है, जो कि एशिया के ईस्ट में, अमेरिका के वेस्ट में, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में और अंटार्कटिका नॉर्थ मतलब उत्तर में स्थित हैं। यह ओशन लगभग पूरी अर्थ के आधे पार्ट को घेरे हुए हैं एंड ये नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फेयर दोनों में फैला हुआ है। उत्तरी गोलार्ध एंड दक्षिणी गोलार्ध दोनों में फैला हुआ है। पैसिफिक ओशन का एरिया लगभग 16.52 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि इसे पृथ्वी का लार्जेस्ट ओशन बनाता है। इसकी विशालता के कारण इसे ओशन ऑफ ओशंस भी कहा जाता है। इसका एरिया अकेले ही अर्थ के टोटल वाटर का अप्रोक्सीमेट 46% पार्ट बनता है। तो कितना बड़ा है ये महासागर। पैसिफिक ओशन की विड्थ अप्रोक्सीमेट लगभग 19,000 किलोमीटर है, जो इसे अर्थ का वाइडेस्ट ओशन बनाता है। इसका डेप्थ अप्रोक्सीमेट 4,280 मीटर है और इसका डीपेस्ट जो पॉइंट है वो है मेरियाना गर्त, मेरियाना ट्रेंच। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि अप्रोक्सीमेट लगभग 11,000 मीटर की डेप्थ पर है, जो अर्थ का सबसे डीप पॉइंट भी है। ये चीज भी आप क्लियर रखिएगा। आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फीचर डिस्कस करते हैं पैसिफिक ओशन से रिलेटेड। तो पैसिफिक ओशन का मोस्ट फेमस पार्ट ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पर लोकेटेड है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है। कोरल रीफ क्या होते हैं फ्रेंड्स? कोरल रीफ समुद्र में पाए जाने वाली एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, जो छोटे छोटे जीवों कोरल पॉलिप्स के कंकाल से बनती हैं। ये पॉलिप्स कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे ये एक हार्ड और रॉकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो कि कोरल रीफ के रूप में जानी जाती हैं। इस महासागर पर अल नीनो और ला नीना जैसी क्लाइमेट इवेंट हमको देखने को मिलते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड के सीजन को अफेक्ट करते हैं। अल नीनो और ला नीना क्या होता है, चलिए इसको हम अब सिंपल तरीके से समझते हैं। अल नीनो की बात करें तो एक ऐसा क्लाइमेट इवेंट है जिसमें पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न पार्ट का वाटर जो है, पानी, वो सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है
और इसका असर दुनिया के मौसम मतलब वेदर पर पड़ता है, जैसे कि भारत और एशिया में कम बारिश होना और सूखा पड़ना। इसी के साथ साथ साउथ अमेरिका में बहुत ही ज्यादा बारिश और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होना। अल नीनो के दौरान सी की सरफेस का टेम्परेचर बढ़ने से एयर प्रेशर में चेंजेस होता है, जिससे वेदर साइकिल जो है वो अब नॉर्मल हो जाती हैं। अब हम अगर ला नीना की बात करें तो ये इसके जस्ट अपोजिट इवेंट है, जिसमें पैसिफिक ओशियन का वाटर सामान्य से कोल्ड हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसका असर भारत और एशिया में अधिक बारिश और बाढ़ के रूप में देखने को मिलता है, जबकि दक्षिण अमेरिका में सूखा पड़ सकता है। ला नीना में कोल्ड वाटर के कारण एयर प्रेशर बढ़ता है, जिससे मानसून और भी मजबूत हो सकता है। तो ये दोनों आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसिफिक ओशन में कई एक्टिव वॉल्केनोज मतलब ज्वालामुखी हमको देखने को मिलते हैं, जिन्हें पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। पूरी दुनिया के लगभग 75% एक्टिव वॉल्केनो जो है सक्रिय ज्वालामुखी, वो इस क्षेत्र में हमको देखने को मिलते हैं। पैसिफिक ओशन में कई छोटे बड़े द्वीप आइलैंड हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि हवाई द्वीप, फिजी द्वीप, फिलीपींस, ये सभी आइलैंड भी हमको देखने को मिल जाते हैं। पैसिफिक ओशन के चारों ओर स्थित कंट्रीज की देशों की बात करें तो एशिया के देश कौन कौन से हैं जो पैसिफिक ओशन से टच होते हैं? जापान, चाइना, साउथ कोरिया एंड फिलीपींस। वहीं अगर हम नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, मैक्सिको, चिली, ये कंट्री जो है वो पैसिफिक ओशन से कनेक्ट होती है। इसके अलावा ओशिनिया कंट्रीज की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, ये कंट्री जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित हैं। प्रशांत महासागर के अंतर्गत आने वाले अगर हम समुद्र की बात करें, सी की बात करें तो कौन कौन से हैं? साउथ चाइना सी हमको देखने को मिलता है, दक्षिण चीन सागर, यह चाइना और वियतनाम के बीच स्थित है। ईस्ट चाइना सी की बात करें, पूर्वी चीन सागर की, तो यह चाइना और जापान के बीच स्थित है। सी ऑफ जापान जो है ये जापान और कोरिया के बीच स्थित है। कोरल सागर ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है और यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ हमको देखने को मिलती है। बेरिंग सागर की बात करेंगे तो रशिया और अमेरिका के बीच स्थित हैं। तो ये कुछ प्रमुख सागर हैं जो कि पैसिफिक ओशन में हमको देखने को मिलते हैं। पैसिफिक ओशन में अगर हम स्टेट्स की बात करें, जल डमरू मध्य की बात करें, स्टेट्स क्या होते हैं? दो बड़े जल निकाय जो होते हैं उनको आपस में जोड़ता है एक प्रकार का संकीर्ण पानी का रास्ता होता है, उसी को स्ट्रेट या फिर जल डमरू मध्य कहा जाता है। पैसिफिक ओशन के अंदर हम बात करें तो बेरिंग स्टेट हमको देखने को मिलती है। ये अलास्का और रशिया के बीच स्थित है और पैसिफिक ओशन को आर्कटिक ओशन से कनेक्ट करती है। स्टेट ऑफ मलक्का भी देखने को मिलती है, ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच स्थित है। ये इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी को जोड़ता है। कुक स्टेट भी देखने को मिलती है, ये न्यूजीलैंड के नॉर्थ और साउथ आइलैंड को अलग करता है। इसके बाद तुसुगारू स्टेट की बात करें तो ये जापान के दो द्वीप होन्शु और होकाइडो के बीच स्थित हैं और पैसिफिक ओशन को जापान सी से जोड़ता है। इसके बाद ओशन करंट इन पैसिफिक ओशन की बात करें, ओशन करंट क्या होती है? इसका मतलब है कि समुद्र में पानी के बड़े बड़े प्रवाह मतलब फ्लो जो कि एक दिशा में लगातार बहते रहते हैं, ये पानी के बहाव फ्लो पूरी दुनिया में समुद्र के पानी को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं। ये समुद्र में मौसम और जलवायु मतलब क्लाइमेट पर भी असर डालते हैं। तो पैसिफिक ओशन में बहने वाली ये जो महासागरीय जलधाराएं हैं इनको हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सी है। देखिए पहली है कुरोशियो करंट, ये एक गर्म धारा है, वार्म करंट है जो कि जापान के पास से बहती है, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में बहती हैं। यहाँ के पानी का तापमान जो है बढ़ाने में ये मदद करती हैं, कुरोशियो करंट। सेकेंड है कैलिफोर्निया करंट, ये एक कोल्ड करंट है जो कि कैलिफोर्निया के तट के पास बहती हैं और अमेरिका के ये जो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी तट है, उसके मौसम को ठंडा बनाए रखती हैं। तीसरी है हम्बोल्ट करंट, ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर बहती हैं और ठंडा पानी लाती हैं जो कि वहाँ की स्थानीय मछली पालन के लिए बहुत ही जरूरी है, फिशरीज के लिए। चौथा है अलास्का करंट, ये गर्म धारा है, हॉट करंट है, वार्म करंट है जो अलास्का के पास से बहती हैं। पांचवा है कामचटका करंट, ये एक ठंडी धारा है, कोल्ड करंट है जो कि रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पास बहती हैं। नॉर्थ पैसिफिक करंट की बात करें तो ये एक वार्म करंट है जो कि उत्तरी प्रशांत महासागर में बहती हैं, नॉर्थ पैसिफिक जो ओशन है उसमें बहती हैं। तो ये हमने पैसिफिक ओशन के अंदर बहने वाली ओशन करंट को डिस्कस किया, महासागरीय जलधारा को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला महासागर डिस्कस करते हैं जो कि है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन अर्थ का सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है जो वेस्ट में नॉर्थ और साउथ अमेरिका, ईस्ट में यूरोप और अफ्रीका के बीच स्थित हैं। यह ओशियन नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक फैला हुआ है
और इसे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, नॉर्थ और साउथ अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन का एरिया अप्रोक्सीमेट 10 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है, जो इसे पैसिफिक ओशन के बाद सेकेंड लार्जेस्ट ओशन बनाता है। यह ओशन अर्थ के टोटल वाटर का अप्रोक्सीमेट 29% है। अटलांटिक ओशन की विड्थ अप्रोक्सीमेट 6400 किलोमीटर है और इसकी एवरेज डेप्थ अप्रोक्सीमेट 3646 मीटर के आसपास है। इस ओशन का सबसे डीपेस्ट प्लेस कौन सा है? प्यूर्टो रिको ट्रेंच, जो कि अप्रोक्सीमेट 8376 मीटर गहरा है। देखिए, अटलांटिक ओशन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फीचर को भी डिस्कस करते हैं, कुछ विशेषताएं इसकी। तो अटलांटिक ओशन में गल्फ स्ट्रीम जैसी मेन ओशन करंट जो है वो होती है, जो कि नॉर्थन यूरोप के क्लाइमेट को गर्म करती हैं। ओशन करंट क्या होती है हम अभी डिस्कस भी कर चुके हैं। ओशन करंट सी की सरफेस और डेप्थ में चलने वाली पानी की बड़ी बड़ी स्ट्रीम्स, जलधाराएं, जो अर्थ के ओशन में एक फिक्स डायरेक्शन में बहती हैं। और ये करंट जो होती हैं, धाराएं जो होती है, पानी, न्यूट्रिएंट्स और गर्मी को ओशन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाती हैं, जिससे वर्ल्ड के वेदर एंड क्लाइमेट में चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अटलांटिक ओशन में बर्मुडा ट्रायंगल स्थित है, जो कि एक मिस्टीरियस रीजन है। इस रीजन से कई सारे शिप एंड प्लेन्स जो है वो गायब हो चुके हैं। ये ओशन कई इंपॉर्टेंट सी रूट्स का भी पार्ट है, जो कि ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अटलांटिक ओशन में कई सारे आइलैंड्स हैं, जैसे कि ग्रीनलैंड, बहामास एंड कैनरी आइलैंड। अटलांटिक महासागर के चारों ओर स्थित देशों की बात करें, कंट्री की बात करें, तो नॉर्थ अमेरिका में फ्रेंड्स यूनाइटेड स्टेट, कनाडा एंड मैक्सिको। साउथ अमेरिका में बात करें तो ब्राजील, अर्जेंटीना एंड उरुग्वे। यूरोप में बात करें फ्रेंड्स तो यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, फ्रांस एंड पोर्चुगल। अफ्रीका की बात करें तो मोरक्को, सेनेगल एंड घाना। ये कुछ प्रमुख देश हैं जिनकी बाउंड्री जो है अटलांटिक महासागर को टच करती हैं। इस ओशन के अंदर आने वाले अगर हम सी की बात करें तो कौन कौन से हैं? कैरेबियन सी है, यह सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच स्थित है। मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, यह यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच स्थित है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो मेडिटेरियन सी एंड अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है। स्ट्रेट क्या होता है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। स्ट्रेट सी का एक नैरो पार्ट होता है, जो कि दो बड़े वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है और दो लैंड मासेस को अलग करता है, जैसे कि पाक स्टेट, जो कि इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है। ठीक है, इसके अलावा अटलांटिक महासागर में हमको बाल्टिक सागर भी देखने को मिलता है। यह नॉर्थन यूरोप के कई देशों के बीच स्थित है। नॉर्थ सी भी देखने को मिलता है, उत्तर सागर, यह ब्रिटेन और नॉर्वे के बीच स्थित है और नॉर्थ अटलांटिक का पार्ट है। गल्फ ऑफ मैक्सिको देखने को मिलता है, मैक्सिको की खाड़ी या यूनाइटेड स्टेट और मैक्सिको के बीच स्थित है। अटलांटिक महासागर में अलग अलग स्टेट भी देखने को मिलते हैं हमको, जैसे अभी हमने जिब्राल्टर जलडमरू मध्य डिस्कस किया, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ये स्पेन और मोरक्को के बीच स्थित हैं और अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन सी से जोड़ता है। इसके अलावा डेनिश स्टेट भी देखने को मिलता है, यह डेनमार्क और स्वीडन के बीच स्थित है और बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से जोड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फ्लोरिडा स्टेट भी देखने को मिलता है हमको, फ्लोरिडा जलडमरू मध्य। ये क्यूबा और फ्लोरिडा के बीच स्थित है, जो गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है। आगे हम फ्रेंड्स अटलांटिक महासागर में बहने वाली ओशन करंट को डिस्कस करते हैं। तो गल्फ स्ट्रीम, यह एक वार्म करंट है जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको से निकलती है और नॉर्थ अटलांटिक तक पहुंचती हैं। यह वेस्टर्न यूरोप का टेम्परेचर गर्म बनाए रखती हैं, गल्फ स्ट्रीम। इसके अलावा कैनरी करंट भी हमको देखने को मिलती है। यह कोल्ड करंट है जो कि वेस्ट अफ्रीका के कोस्ट पर स्थित है और क्लाइमेट को ठंडा बनाती हैं। ब्राजील करंट की बात करें तो ये एक वार्म करंट है जो कि ब्राजील के कोस्ट पर बहती है, जिससे साउथ अटलांटिक रीजन का टेम्परेचर इफेक्ट करता है। इसके अलावा भी और भी हमको देखिए समुद्री जलधाराएं देखने को मिलती है, करंट देखने को मिलते हैं, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमने डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट ओशन आता है हमारा इंडियन ओशन, हिंद महासागर। इंडियन ओशन एशिया के साउथ, अफ्रीका के ईस्ट और ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में लोकेटेड है। यह वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ओशन है। इसे विशेष रूप से इंडिया और एशिया के अदर कंट्रीज से घिरे होने के कारण इंडियन ओशन कहा जाता है। ये जो महासागर है, ओशन है, ये इक्वेटर के साउथ में मेनली फैला हुआ है। इंडियन ओशन का एरिया अप्रोक्सीमेट 7 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। इसका ह्यूज साइज इसे वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ओशन बनाता है। यह ओशन अर्थ के टोटल वाटर का अप्रोक्सीमेट 20% पार्ट है। इंडियन ओशन की विड्थ 7600 किलोमीटर है और इसकी एवरेज डेप्थ जो है वो 3741 मीटर के आसपास है। सबसे गहरे बिंदु की बात करें, डीपेस्ट प्लेस की बात करें तो जावा ट्रेंच है, जिसकी डेप्थ जो अप्रोक्सीमेट है 7290 मीटर। इंडियन ओशन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फीचर को डिस्कस करें तो इंडियन ओशन में गर्म पानी के कारण यहाँ पर मानसून की कंडीशन पैदा होती हैं,
जो इंडिया और अदर कंट्री के सीजन को अफेक्ट करती हैं। इस महासागर पर समुद्री जीवन, मरीन लाइफ जो है ये बहुत ही विविध हैं, जिसमें मुख्य मछलियाँ, शार्क या फिर कोरल रीफ जो है वो शामिल हैं। ये ओशन कुछ इंपॉर्टेंट सी रूट का भी पार्ट है, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो कि ट्रेड के लिए स्पेशल रूप से इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओशन में कई इंपॉर्टेंट आइलैंड भी स्थित हैं, जैसे कि मालदीव, सीशेल्स, अंडमान निकोबार, ये सभी आइलैंड हमको देखने को मिलते हैं। हिंद महासागर के चारों ओर स्थित देशों की बात करें तो एशिया में फ्रेंड्स इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड की सीमा जो है वो हिंद महासागर से टच होती है। अफ्रीका की बात करें तो सोमालिया, केनिया, तंजानिया एंड साउथ अफ्रीका की सीमा जो है वो हिंद महासागर से कनेक्ट होती है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की सीमा भी हिंद महासागर से टच होती है। अगर हम हिंद महासागर के इंडियन ओशन के अंतर्गत आने वाले समुद्र की बात करें, सी की बात करें, तो अरेबियन सी आता है। ये इंडिया के वेस्ट में मतलब पश्चिम में और अरब कंट्री के ईस्ट में लोकेटेड हैं। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, यह इंडिया के ईस्ट में स्थित हैं और यहाँ कई बड़ी बड़ी रिवर जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो इसमें आकर मिलती हैं। अंडमान सागर की बात करें तो ये थाईलैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड के बीच लोकेटेड हैं। लक्षद्वीप सागर की बात करें तो इंडिया के साउथ वेस्ट में लोकेटेड हैं और लक्षद्वीप के पास हैं। मोजाम्बिक चैनल, ये जो चैनल है ये मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में स्थित है। हिंद महासागर के प्रमुख देखिए हम स्टेट की बात करें, जल डमरूमध्य की बात करें तो बाबेल मंडेब, ये यमन और जिबूटी के बीच स्थित हैं और रेड सी को अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ अदन और इंडियन ओशन से जोड़ता है। हॉर्मुज जल डमरूमध्य की बात करें, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, तो ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच स्थित हैं और इंडियन ओशन का एक पार्ट है। पाक स्टेट की बात करें तो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच स्थित हैं। आगे अब हम इंडियन ओशन में बहने वाली समुद्री जलधाराओं की बात करते हैं। ओशन करंट की बात करें तो पहली आती है अगुलहास करंट। ये एक वार्म करंट है जो कि साउथ अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पर स्थित है और वार्म वाटर को इंडियन ओशन से अटलांटिक ओशन में ले जाती हैं। सोमाली करंट की बात करें तो ये एक सीजनल करंट है जो कि गर्मियों में वार्म और सर्दी में कोल्ड होती हैं। सोमालिया के पास ये फ्लो करती हैं। इक्वेटोरियली काउंटर करंट की बात करें, भूमध्य रेखीय प्रतिधारा की, तो ये एक रिवर्स करंट है जो इक्वेटर के पास वेस्ट से ईस्ट की ओर फ्लो करती हैं। लिविन करंट, ये एक वार्म करंट है। इसके अलावा मोजाम्बिक करंट, ये भी एक वार्म करंट है जो कि हिंद महासागर में बहती हैं। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट की बात करें तो ये एक ठंडी कोल्ड करंट है, ठंडी समुद्री जलधारा। तो ये हमने हिंद महासागर को अच्छे से डिस्कस किया है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं साउथर्न ओशन मतलब अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक ओशन की बात करें तो ये साउथ पोल के चारों ओर लोकेटेड हैं। ये जो महासागर है ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट से घिरे होने के कारण अंटार्कटिक ओशन के नाम से जाना जाता है। ये जो महासागर है ये दक्षिणी गोलार्ध साउथर्न हेमिस्फेयर में फैला हुआ है। अंटार्कटिक महासागर का एरिया अप्रॉक्सीमेट 2 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है, जो इसे अर्थ का 4th लार्जेस्ट ओशन बनाता है। यह ओशन मेनली कोल्ड वाटर और स्नो से घिरा हुआ है और अर्थ के टोटल वाटर का अप्रॉक्सीमेट 6% है। अंटार्कटिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट की बात करें तो कौन सा है? साउथ सैंडविच गर्त, साउथ सैंडविच ट्रेंच, जिसकी डेप्थ जो है वो 7235 मीटर है। इस ओशन का कोल्ड वाटर अर्थ के क्लाइमेट को बैलेंस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अंटार्कटिक महासागर की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फीचर को डिस्कस करें तो इस ओशन में अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट फ्लो करती है जो पूरे अंटार्कटिका के चारों ओर घूमती है और इसे कोल्ड बनाए रखती है। यहाँ का पानी बहुत ही ठंडा और स्नो से ढका होता है, जो इसे क्रील, एक छोटी मछली होती है, और अन्य मरीन लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाता है। ये ओशन पेंगुइन, सील्स और व्हेल्स जैसे समुद्री जीवों का निवास स्थान है। साउथर्न ओशन अंटार्कटिक महासागर की बात करें तो इसका एटमॉस्फेयर और वाटर जो है वो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के स्टडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अंटार्कटिक महासागर के चारों ओर स्थित देशों की बात करें तो साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चिली और अर्जेंटीना देश स्थित हैं। अंटार्कटिक महासागर के अंतर्गत आने वाले समुद्र की बात करें, सी की बात करें तो वेडेल सागर यहाँ पर स्थित हैं, अंटार्कटिका के वेस्ट में स्थित हैं। ये रॉस सागर, ये अंटार्कटिका के ईस्ट कोस्ट पर स्थित हैं। अमंडसन सागर, अमंडसन सी, ये अंटार्कटिका के वेस्ट कोस्ट पर स्थित हैं। स्कोटिया सागर, ये साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच स्थित हैं। बेलिंगशाउजन सागर, ये अंटार्कटिका के वेस्ट में स्थित हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने अंटार्कटिका महासागर के अंतर्गत समुद्रों को डिस्कस किया, सी को डिस्कस किया। और हमने इंपॉर्टेंट देखिए ओशन करंट तो डिस्कस कर ही ली थी अंटार्कटिक महासागर की। कौन सी थी वो? अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट, जो कि एक ठंडी धारा है, ठंडी करंट है जो पूरी अटलांटिक के चारों ओर बहती है और
साउथर्न ओशियन के पानी को ठंडा बनाए रखती हैं। तो हमने ये अंटार्कटिक महासागर को अच्छे से डिस्कस किया, अंटार्कटिक ओशियन को। आगे बढ़ते हैं, लास्ट में अब हम डिस्कस करते हैं आर्कटिक महासागर को, आर्कटिक ओशियन को। तो आर्कटिक ओशियन नॉर्थ पोल के चारों ओर लोकेटेड हैं। यह ओशियन उत्तरी गोलार्ध जो है, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, उसमें स्थित है और स्नो से ये कवर्ड रहता है। आर्कटिक ओशियन का अप्रोक्सीमेट एरिया 1,40,00,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि इसे अर्थ का सबसे स्मॉलेस्ट ओशियन बनाता है। यह ओशियन अर्थ के टोटल वाटर का अप्रोक्सीमेट 1.4% है। आर्कटिक ओशियन की विड्थ जो है वो 4,800 किलोमीटर है एंड एवरेज डेप्थ जो है वो 1,038 मीटर के आसपास है। इसका डीपेस्ट प्लेस जो है वो कौन सा है? यूरेशियन बेसिन, जिसकी डेप्थ कितनी है? 5,450 मीटर। स्नो कवर्ड होने के कारण यहाँ ओशन एक्सट्रीम कोल्ड होता है और यहाँ टेम्परेचर 0 से नीचे रहता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फीचर डिस्कस करें तो आर्कटिक ओशन की सरफेस साल भर स्नो से कवर्ड रहती हैं। यहाँ पर पोलर बियर, सील, वॉल्ड्रस जैसे क्रिएचर पाए जाते हैं और कोल्ड एनवायरनमेंट में जीवित रहते हैं। यह ओशन क्लाइमेट चेंज की स्टडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी स्नो पिघलने से सी लेवल में वृद्धि देखने को मिलती है। ये वो जगह है जहाँ पर मिडनाइट सन का एक्सपीरियंस होता है, आधी रात का सूरज, जहाँ पर समर में सन जो है वो 24 घंटे तक दिखता है। आर्कटिक महासागर के चारों ओर स्थित देशों की बात करें तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट कंट्री आती है इसमें रशिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट यूएसए का अलास्का, नॉर्वे, ग्रीनलैंड, डेनमार्क का एक पार्ट है ये। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री है जो कि आर्कटिक महासागर के चारों ओर स्थित हैं। आर्कटिक महासागर के अंतर्गत आने वाले अगर हम समुद्र की बात करें, सी की बात करें, तो ब्यूफोर्ट सागर स्थित हैं जो कि कनाडा और अलास्का के बीच स्थित हैं। चकची सागर, ये अलास्का और रशिया के बीच स्थित हैं। बोरेंटस सी, ये नॉर्वे और रशिया के बीच स्थित हैं। कारा सी, ये रशिया के नॉर्थ कोस्ट पर स्थित हैं। एंड लाप्तेव सी, जो कि रशिया के नॉर्थ कोस्ट पर ही स्थित हैं। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट समुद्र को डिस्कस किया आर्कटिक महासागर के अंतर्गत। इस आर्कटिक महासागर के अंदर आने वाले स्टेट को डिस्कस करें तो बेरिंग स्टेट हमको देखने को मिलता है। यह पैसिफिक ओशन से आर्कटिक ओशन को कनेक्ट करता है, अलास्का और रशिया के बीच स्थित हैं। डेविस जलडमरू मध्य, यह ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच स्थित हैं, जो आर्कटिक ओशन को अटलांटिक ओशन से जोड़ता है। इसके अलावा नारेस जलडमरू मध्य, नारेस स्टेट, ये कनाडा एंड ग्रीनलैंड के बीच स्थित हैं, जो कि आर्कटिक सी का ही एक पार्ट है। आगे देखिए फ्रेंड्स, आर्कटिक महासागर में बहने वाले हम ओशन करंट को डिस्कस करें, समुद्री जलधाराओं को, तो ईस्ट ग्रीनलैंड करंट देखने को मिलती है। पूर्वी ग्रीनलैंड करंट ये कोल्ड करंट है जो कि ग्रीनलैंड के ईस्ट कोस्ट पर फ्लो करती है और नॉर्थ अटलांटिक रीजन के टेम्परेचर को ठंडा बनाए रखती हैं। नॉर्वेजियन करंट की बात करें तो ये एक वार्म करंट है जो कि नॉर्वे के कोस्ट पर फ्लो करती है और आर्कटिक ओशन का टेम्परेचर इंक्रीज करती हैं। इसके अलावा बफिन आइलैंड करंट, ये एक कोल्ड करंट है। एंड लेब्राडोर करंट, जो कि एक कोल्ड करंट है। ये लेब्राडोर करंट जो है ना, ये पूछा गया था एग्जाम के अंदर, इसलिए ध्यान रखिएगा, एक तरीके की ठंडी समुद्री जलधाराएं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, ये हमने आर्कटिक महासागर को भी अच्छे से डिस्कस किया, आर्कटिक ओशन को। तो ये पांचों हमने महासागर ओशन को अच्छे से कंप्लीट किया है। क्वेश्चन जितना मैंने आपको बताया इन्हीं में से पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, ओशन से रिलेटेड मैंने एक टेस्ट दे रखा है आपको, टेस्ट वाले सेक्शन में अच्छे से टेस्ट लगाइए, बार बार उस टेस्ट की प्रैक्टिस करिए। 101% इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, बिल्कुल सही करके आओगे। तो ये सेक्शन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है ओशन वाला। अच्छे से मेहनत करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।